हेलो बच्चों। आज जो हम टॉपिक यहाँ डिस्कस करने वाले हैं वो है फीचर्स ऑफ आईपीआर। देखो, इससे पहले हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या थे इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन के। अब जो हम पढ़ेंगे हमारे आईपीआर 1956, इसके कुछ फीचर्स दिए हुए हैं। क्या सबसे पहले लिखा हुआ है 3 टियर क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़, कि इस पॉलिसी रेजोल्यूशन में क्या बोला गया। सबसे पहले जो हमारी टोटल नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज थी उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। कैसे कैसे? शेड्यूल ए, शेड्यूल बी और शेड्यूल सी। तो शेड्यूल ए में कौन सी इंडस्ट्रीज को लिया गया, शेड्यूल बी में किसको लिया गया, शेड्यूल सी में किसको लिया गया, वो चीज़ हम अभी देखते हैं। तो देखो पहले क्या लिखा हुआ है। According to the Industrial Policy Resolution 1956, the industries were classified into 3 categories. 3 कैटेगरीज में इंडस्ट्रीज को डिवाइड किया गया। फिर बोला गया शेड्यूल ए के अंदर कौन सी इंडस्ट्रीज को लिया गया। टोटल 17 इंडस्ट्रीज को लिया गया। किसके अंदर? शेड्यूल ए के अंदर। ठीक है, शेड्यूल ए के अंदर जो ये 17 इंडस्ट्रीज थी उन पे कब्जा किसका था, मतलब होल्डिंग किसकी थी? स्टेट मतलब गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट ओन्ड थी, मतलब गवर्नमेंट के कंट्रोल में आती थी ये 17 इंडस्ट्रीज। और वो जनरली कौन कौन सी इंडस्ट्रीज थी? एटॉमिक एनर्जी, हैवी एंड कोर इंडस्ट्री, एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, ऑयल, रेलवे एंड शिपिंग। सेकंड बोला गया शेड्यूल बी के अंदर टोटल 12 इंडस्ट्रीज को लिया गया। ये 12.00 मिसप्रिंट है, इसको 12 कर लेना। इसमें बोला गया शेड्यूल बी के अंदर टोटल 12 इंडस्ट्रीज को रखा गया है, जो भी जनरली किसके कंट्रोल में थी? गवर्नमेंट के कंट्रोल में ही थी। ठीक है, द स्टेट वुड टेक द इनिशिएटिव ऑफ सेटिंग अप दीज इंडस्ट्रीज, मतलब गवर्नमेंट क्या करती थी? इनिशिएटिव लेती थी ऐसी इंडस्ट्रीज को सेटअप करने के लिए। और प्राइवेट सेक्टर क्या करता था? गवर्नमेंट को मदद करता था उनके एफर्ट्स को और लगाने के लिए, कि गवर्नमेंट जो एफर्ट्स लगा रही है ऐसी इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए, ऐसी इंडस्ट्रीज को सेटअप करने के लिए, तो प्राइवेट इंडिविजुअल्स क्या कर रहे थे? उनकी मदद कर रहे थे। This schedule includes industries like aluminium and other mining industries and machine tools, fertilizers, etc. तो इसके अंदर कौन कौन सी इंडस्ट्रीज कवर हो रही थी? किन किन चीज़ों की इंडस्ट्रीज थी? एल्यूमिनियम, माइनिंग इंडस्ट्रीज, मशीन टूल्स और फर्टिलाइजर्स। तीसरा बोला गया शेड्यूल सी इंडस्ट्रीज। इसमें बोला गया शेड्यूल ए और शेड्यूल बी के अंदर जितनी इंडस्ट्रीज आई हैं इनको छोड़ के बाकी जितनी भी इंडस्ट्रीज बची वो सारी किसके अंदर आएंगी? शेड्यूल सी के अंदर आएंगी। तो क्या बोला गया इसके अंदर? द शेड्यूल कंसिस्टेड ऑफ रिमेनिंग इंडस्ट्रीज। रिमेनिंग मतलब जो बची कुची इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, जिसके क्या था, क्या लिखा हुआ? विच वर टू बी पुट इनटू द प्राइवेट सेक्टर, जिसको अपन ने किस में रखा था? प्राइवेट सेक्टर में रखा था। द स्टेट वुड फैसिलिटेट टू एनकरेज द डेवलपमेंट ऑफ दीज इंडस्ट्रीज। यहाँ पर भी क्या है? गवर्नमेंट एनकरेज कर रही थी, किस लिए? कि इन इंडस्ट्रीज को भी डेवलप किया जाए। तो मतलब कुल मिला के तीनों इंडस्ट्रीज के अंदर ही गवर्नमेंट का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कंट्रोल तो है ही सही। फिर क्या बोला गया? दीज इंडस्ट्रीज वर कंट्रोल्ड बाय द स्टेट। स्टेट मतलब गवर्नमेंट, थ्रू अ सिस्टम ऑफ लाइसेंस। ठीक है, तो इसके अंदर गवर्नमेंट ने क्या किया था? लाइसेंसिंग सिस्टम अडॉप्ट कर लिया था, कि जो भी ये इंडस्ट्रीज सेटअप करना चाहता है, ओपन करना चाहता है, इसके लिए पहले आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी और वहाँ से लाइसेंस बनवाना पड़ेगा। और वो लाइसेंस किसके अंदर? अंडर द इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951 के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहला फीचर क्या था आईपीआर का? कि सबसे पहले जो इंडस्ट्रीज हैं उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया गवर्नमेंट के द्वारा। किसके अंदर? शेड्यूल ए, शेड्यूल बी और शेड्यूल सी के अंदर। शेड्यूल ए के अंदर टोटल 17 इंडस्ट्रीज आती थी, शेड्यूल बी के अंदर टोटल 12 इंडस्ट्रीज आती थी, और बाकी जितनी भी बची खुची हुई इंडस्ट्रीज थी वो किसके अंदर आती थी? शेड्यूल सी के अंदर। सेकेंड फीचर क्या बोला गया इसके अंदर? लाइसेंसिंग सिस्टम लाया गया इंडस्ट्रीज को, कि जिसको भी अपनी इंडस्ट्रीज को सेटअप करना है, मतलब कोई नई इंडस्ट्रीज ओपन करना चाहता है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सरकार से लाइसेंस लेना पड़ेगा। और वो लाइसेंस कौन से एक्ट के अंदर आता था? अंडर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट। ठीक है, तो देखो क्या लिखा, ये एक्ट का मतलब क्या होता है? कानून। इस कानून के अंदर आपको लाइसेंस इशू करवाना जरूरी था। आ गई बात समझ में? तो देखो क्या लिखा हुआ है, एन इंडस्ट्रियल लाइसेंस इन रिटर्न परमिशन टू फ्रॉम द गवर्नमेंट टू एन इंडस्ट्रियल यूनिट टू मैन्युफैक्चर गुड्स। की मतलब लाइसेंसिंग सिस्टम में क्या है कि आपको सरकार से लिखित में आपको परमिशन लेनी पड़ेगी कि आप ये इंडस्ट्रीज को सेटअप करना चाहते हो। ठीक है, तो ये क्या लिखा हुआ है? ये जो एक्ट था IDRA, एम्पावर्ड द गवर्नमेंट, मतलब इसने क्या किया? इस एक्ट ने या इस कानून ने सरकार को पावर दी, किस चीज की? टू इशू द लाइसेंस, की लाइसेंस इशू करेगी सरकार। किन किन चीजों के लिए? अगर आपको नई इंडस्ट्रीज सेटअप करनी हो उसके लिए, जो पुरानी इंडस्ट्रीज हैं उसको एक्सपैंड करना हो, मतलब पुराने बिजनेस को बढ़ाना है, तो भी आपको क्या करना पड़ेगा? लाइसेंस लेना पड़ेगा, मतलब सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी।
और डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स मतलब पहले आप किसी और दूसरे प्रोडक्ट में डील करते थे, अब आप किसी दूसरे और प्रोडक्ट में डील करना चाहते हो। तो जब आप दूसरे प्रोडक्ट में डील करना चाहते हो पहले के अलावा, जैसे पहले मान लो आप सोप्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी आपकी, अब सोप्स के अलावा आप क्या करना चाहते हो, कॉस्मेटिक्स भी बनाना चाहते हो, तो आप अपने प्रोडक्ट को और डाइवर्सिफाई करना चाहते हो और चेंज करना चाहते हो, डिफरेंट लाना चाहते हो, तो उसके लिए भी आपको लाइसेंस लेना पड़ सकता था। आगे क्या लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, ठीक है, नो न्यू इंडस्ट्री वॉज अलाउड अनलेस अ लाइसेंस इज ऑब्टेन फ्रॉम द गवर्नमेंट। बोला गया जो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग सिस्टम आया था इसमें ये बोला गया कि बिना किसी लाइसेंस के कोई भी इंडस्ट्री को अलाउ नहीं था कि वो क्या कर सके, सेटअप कर सके अपने बिजनेस को। फिर आगे क्या लिखा, इट वॉज ईजियर टू ऑब्टेन द लाइसेंस, लाइसेंस लेना क्या था, आसान था। इफ द इंडस्ट्रियल यूनिट वॉज स्टैब्लिश्ड इन एन इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरिया, मतलब जो भी इंडस्ट्री सेटअप की जा रही है वो किसी बैकवर्ड एरिया में की जा रही है, तो बैकवर्ड एरिया में किया जा रहा है तो उसका मतलब क्या हुआ कि आपको आसानी से लाइसेंस मिल जाएगा। इन एडिशन सच यूनिट्स वर गिवन स्पेशल सर्टेन कंसेशन, क्या बोला गया कि लाइसेंसिंग सिस्टम लेने पे, लाइसेंसिंग सिस्टम अगर आप इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरियाज के लिए लोगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा, एक तो ये आपको आसानी होगी और साथ साथ क्या होगा, आपको जो आप यूनिट्स वहाँ स्टैब्लिश करना चाहते हो तो वहाँ स्टैब्लिश करने के लिए आपको स्पेशल कंसेशंस भी दिए जाएंगे, कुछ छूट भी दी जाएंगी, सब्सिडीज भी दी जाएंगी। जैसे कि कौन कौन से बेनिफिट्स हो सकते हैं, टैक्स बेनिफिट्स, आपसे हो सकता है सरकार टैक्स कम ले और इलेक्ट्रिसिटी आपको कम रेट पे दे दे, तो ये भी क्या है आपके स्पेशल बेनिफिट्स। तो ये बोला गया कि अगर आप लाइसेंस लेते हो इंडस्ट्रीज़ को बनाने के लिए, और इंडस्ट्रीज़ भी जो आप डेवलप कर रहे हो ऐसे पिछड़े हुए एरियाज़ में कर रहे हो जहाँ पर डेवलपमेंट की आवश्यकता है, तो सरकार का काम आसान कर रहे हो, तो जब सरकार का काम आसान होगा तो सरकार भी क्या देगी, आपको बेनिफिट्स देगी। तो ये बोला गया द पर्पज ऑफ दिस पॉलिसी वॉज टू प्रमोट रीजनल इक्वलिटी, मतलब हर एरिया के अंदर डेवलपमेंट होना चाहिए। सरकार की क्या होती है, ये मंशा होती है, सरकार के मंशा क्या होती है कि हर एरिया समान रूप से डेवलप होना चाहिए। अब बहुत सारे एरियाज़ में जहाँ सरकार नहीं पहुँच पाती, वहाँ कोई एक इंडिविजुअल यूनिट अगर या इंडिविजुअल बंदा कोई चाहता है कि डेवलपमेंट करूँ और वहाँ इंडस्ट्रीज़ आके सेटअप करूँ, तो वहाँ पर सरकार भी उनका साथ देती है और उनको आसानी से लाइसेंस भी दे देती है और उल्टा इलेक्ट्रिसिटी में भी बेनिफिट्स देती है और टैक्स में भी बेनिफिट्स देती है। फिर क्या लिखा हुआ है, लाइसेंस वॉज नीडेड इवन इफ एन एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री वांट्स टू एक्सपेंड आउटपुट, कि लाइसेंस कब भी दिया जाता है जब पुरानी जो इंडस्ट्री है उसको अपने आउटपुट को क्या करना है, एक्सपैंड करना है, मतलब ज़्यादा प्रोडक्शन करना है या अपने प्रोडक्शन को डाइवर्सिफाई करना है। पहले किसी और प्रोडक्ट में डील करती थी, अब किसी दूसरे प्रोडक्ट में डील करना चाहती है, तो भी उसको लाइसेंस की आवश्यकता पड़ेगी ही सही। फिर क्या लिखा हुआ है, लाइसेंस टू एक्सपैंड प्रोडक्शन वॉज गिवन ओनली इफ द गवर्नमेंट वॉज कन्विंस्ड दैट देयर इज अ नीड टू फॉर लार्ज क्वान्टिटी ऑफ गुड्स इन द इकोनॉमी। देखो अगर आप अपने प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहते हो, लार्ज स्केल प्रोडक्शन करना चाहते हो, तो भी आपको लाइसेंस तो लेना पड़ेगा, लेकिन लाइसेंस सरकार कब लेगी, जब सरकार खुद श्योर हो जाएगी कि हाँ जब ये कंपनी जिस चीज़ का बिजनेस करती है और उस चीज़ को वाकई में देश में ज़्यादा क्वांटिटी में होना ज़रूरी है, तो जब सरकार को लगता है कि इसका प्रोडक्शन बढ़ाया जाए, तो जब सरकार को लगता है प्रोडक्शन बढ़ाया जाए और उसी केस में वो कंपनी भी अपना प्रोडक्शन बढ़ाना चाहती है, तो उसको आसानी से गवर्नमेंट के द्वारा परमिशन मिल जाती है कि लाइसेंस दे दिया जाता है कि वो कंपनी क्या कर सकती है, अपने प्रोडक्शन को बढ़ा सकती है। फिर आगे क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट पॉइंट, इंडस्ट्रियल कंसेशंस। कंसेशंस मतलब छूट दी जाती है। कौन कौन सी छूटें दी जाती हैं, देखो टैक्स में रिबेट मिलता है, ये अपन ने पढ़ ही लिया। सब्सिडाइज रेट मतलब कम रेट पे आपको इलेक्ट्रिसिटी भी मिल जाती है, पावर सप्लाई मिलती है, किसको, प्राइवेट इंडिविजुअल्स को। किस लिए, ताकि जो वो अपनी इंडस्ट्रीज को स्टैब्लिश कर रहे हैं वो कहाँ पर कर रहे हैं, बैकवर्ड और रूरल एरियाज में, कि जो भी इंडस्ट्रीज स्टैब्लिश हो रही है कहाँ हो रही है, बैकवर्ड और रूरल एरियाज। आप पहले से ही शहरों के अंदर इंडस्ट्रीज लगाना चाहते हो तो वहाँ तो पहले ही क्या है, शहर है, वहाँ पर पहले ही क्या नौकरियाँ ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू विलेज लेवल या रूरल एरियाज के कंपेरिजन में। अर्बन एरियाज में पहले से ही डेवलपमेंट है ही सही।
और अगर अब भी आप अर्बन एरियाज़ में जाते हो तो सरकार आपको इतनी आसानी से परमिशन नहीं देगी। और अगर आप सरकार को रिक्वेस्ट करो कि सर हम क्या करना चाहते हैं, गाँव में इंडस्ट्रीज़ डेवलप करना चाहते हैं, अगर वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ लगाएंगे तो वहाँ के लोगों को नौकरियाँ मिलेंगी, तो सरकार क्या होगी, खुश होगी। तो जब सरकार खुश होगी तो आपको भी खुश करेगी वो। और आपको खुश कैसे करेगी, सर आपको क्या बोलेगी, आपको टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है, या दूसरों से 10% लेते हैं तो आपसे हम सिर्फ 5% ही लेंगे। क्यों? क्योंकि आप देश को डेवलप करने में अपनी हिस्सेदारी दे रहे हो। आप उस रीजन का या उस विलेज लेवल पे जाके आप ऐसे विलेज में अपनी इंडस्ट्रीज को डेवलप कर रहे हो जहां पर वाकई में डेवलपमेंट की आवश्यकता है। तो ये क्या है, हमारे देश के लिए अच्छा है। तो जब हमारे देश के लिए अच्छा है और आप एक अच्छा काम करते हो तो सरकार भी क्या करती है, आपको बैकवर्ड और रूरल एरियाज में डेवलपमेंट करने के लिए या एस्टैब्लिश करने के लिए इंडस्ट्रीज आपको टैक्स में भी रिबेट देती है, टैक्स में भी आपको छूट देती है, या सस्ते में आपको पावर सप्लाई भी प्रोवाइड करवाती है। और ये बोला गया है कि ये जो सरकार काम कर रही है आपको बेनिफिट देने का, इसका मेन मोटिव क्या है, टू एनकरेज इक्वलिटी इन इनकम। मतलब इनकम के अंदर क्या लानी है, इक्वलिटी लानी है कि सब समान रूप से काम कर सकें, सबको इनकम मिल सके और सबका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इम्प्रूव होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है टॉपिक हमारा, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। देखो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में क्या लिखा हुआ है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज रिसेंटली डिफाइंड एज वन हुज इन्वेस्टमेंट, यहां लिखा हुआ है हु इज अ इन्वेस्टमेंट, हु इज को काट देना, यहां पर क्या लिखना है, हुज, WHOSE, हुज इन्वेस्टमेंट डज नॉट एक्सीड ₹5 करोड़। ऐसी इंडस्ट्री जिसमें इन्वेस्ट किया गया और इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ से ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 5 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट है, तो वो इंडस्ट्रीज कहलाती हैं हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। अब ये देखो 5 करोड़ की जो लिमिट है ये 1951 के टाइम पे कितनी थी, 5 लाख की लिमिट थी। कि 1951 में क्या था इस डेफिनेशन के अंदर, हुज इन्वेस्टमेंट डज नॉट एक्सीड ₹5 लाख, कब, 1951। लेकिन 1951 के बाद अब ये लिमिट कितनी हो चुकी है, ₹5 करोड़। ठीक है, फिर आगे क्या लिखा हुआ है कि जो गवर्नमेंट का मेन मकसद है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को डेवलप करना, वो क्या है, वॉज फोकस ऑन डेवलपिंग एंड स्ट्रेंथनिंग द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। मतलब गवर्नमेंट का मेन मकसद क्या है, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं उनको मजबूती देना, उनको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना, डेवलप करना, ताकि हमारे देश का डेवलपमेंट हो सके, हमारी इकोनॉमी और आगे बढ़ सके और लोगों को नौकरियां आसानी से मिल पाए। फिर आगे क्या लिखा हुआ है, एज इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन द इकोनॉमी, ताकि बराबर रूप से या समान रूप से हमारे देश में डेवलपमेंट भी हो पाए। ठीक है, या इसमें लिखा हुआ है एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन द इकोनॉमी, और इनकम में भी क्या हो सके, डिस्ट्रीब्यूशन लेवल इक्विटी आ सके, मतलब इनकम भी सेम लेवल पे हर किसी को जनरेट हो सके या सबको समान रूप से इनकम मिल सके। आ गई बात समझ में? ठीक। नेक्स्ट टॉपिक है रोल ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। मतलब फीचर्स हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, मतलब कौन कौन सी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं, जो चीज़ें आपको पता है किसके बारे में, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के बारे में। क्या कि सबसे पहले बात तो क्या बोली गई है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज क्या होती है, एक लेबर इंटेंसिव होती है। लेबर इंटेंसिव मतलब इसके अंदर जो काम किया जाता है वो जनरली लेबर्स के द्वारा अपने हाथों से खुद से किया जाता है, ये नहीं यहाँ पर मशीन्स का यूज़ कम होता है। क्यों? क्योंकि कुल इन्वेस्टमेंट ही कितना है, 5 करोड़ का है। अब 5 करोड़ के इन्वेस्टमेंट में भी अगर मशीन्स लगा दी जाए तो नहीं हो पाएगा इतना। तो ये बोला गया है जनरली जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं, जो छोटे लेवल पे काम करती हैं, वो क्या होती है, हमारी लेबर इंटेंसिव होती हैं, जिसके अंदर क्या किया जाता है, लेबर का यूज़ ज़्यादा किया जाता है, मशीन का यूज़ ज़्यादा नहीं किया जाता। तो क्या बोला गया, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज प्रोवाइड्स ह्यूज अमाउंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन एन इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के काम में आती है हमारी इकोनॉमी के अंदर। द अमाउंट ऑफ लेबर इन सच इंडस्ट्रीज वॉज प्रपोर्शनेटली हाई, कि इसके अंदर क्या होता है, लेबर का जो इन्वॉल्वमेंट होता है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू बिग इंडस्ट्रीज़, क्योंकि बिग इंडस्ट्रीज़ में क्या है, मशीन्स का यूज़ ज़्यादा किया जाता है। दैट इज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ आर लेबर इंटेंसिव वेयर एज बिग इंडस्ट्रीज़ आर कैपिटल एंड मशीन इंटेंसिव। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, यहाँ इंसेंटिव्स लिखा हुआ है, इंसेंटिव्स की जगह इंटेंसिव्स कर देना, INTENSIVE, इंटेंसिव्स। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, प्रमोट्स बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ,
मतलब जिस एरिया में आप उसको डेवलप करना चाहते हो या जिस बैकवर्ड एरिया में आप डेवलपमेंट करना चाहते हो तो वो एरिया को डेवलप करने में ये हेल्पफुल है, क्योंकि अगर बिग इंडस्ट्रीज़ होंगी तो उसके अंदर इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा होगा। तो हर कोई बिग इंडस्ट्रीज़ के अंदर, वो भी रूरल एरियाज़ के अंदर, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट या इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरियाज़ में इंडस्ट्री सेटअप नहीं करना चाहेगा। तो ये बोला गया है जनरली कि दीज इंडस्ट्रीज़ आर लोकेशनली फ्रेंडली। कैसे? अनलाइक बिग इंडस्ट्रीज विच आर रिक्वायर्ड टू सेटअप नियर द रॉ मटेरियल हब। अब देखो जनरली बड़ी इंडस्ट्रीज़ को अगर सेटअप किया जाए तो बड़ी इंडस्ट्रीज़ को चलाने के लिए उसको रॉ मटेरियल की भी आवश्यकता पड़ती है। तो ये जनरली ज़रूरी थोड़ी है कि जिस एरिया में आप वो बड़ी इंडस्ट्री लगाना चाहते हो उस इंडस्ट्री को वहाँ चलने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए वो आसानी से मिल जाए, नहीं भी मिलेगा। तो जनरली क्या बोला गया है यहाँ पर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ ही डेवलप की जाती हैं क्योंकि उनको ऐसे भारी वाले रॉ मटेरियल्स की आवश्यकता नहीं पड़ती है जिनको अपन ईजिली नहीं मंगवा सकें। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के अंदर बिग इंडस्ट्रीज़ के कंपैरिजन में रॉ मटेरियल्स की कम आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो वो वहाँ पर रॉ मटेरियल की पूर्ति कर सकते हैं। लेकिन अगर बिग इंडस्ट्रीज़ आ गई तो बिग इंडस्ट्रीज़ को चलाने के लिए ज़्यादा रॉ मटेरियल की आवश्यकता पड़ेगी और हो सकता है जिस जगह पे हमने वो इंडस्ट्री सेटअप की है वहाँ पर वो रॉ मटेरियल आसानी से नहीं पहुँच सके। तो क्या किया गया है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को गवर्नमेंट ने ज़्यादा बढ़ावा दिया है इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरियाज़ को डेवलप करने के लिए। फिर आगे क्या बोला गया, इन ऑर्डर टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन these industries can be easily set up at the doorstep of the owner due to small requirement। जो ओनर है वो अपने आसपास ही क्या कर सकता है, डोर स्टेप मतलब अपने घर के बाहर जस्ट निकलते ही आसपास के एरिया में जो भी उसको लगता है कि ये बैकवर्ड है एरिया या इकोनॉमिकली बैकवर्ड, जहाँ पर लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इतना पुअर है और वहाँ पर डेवलपमेंट की आवश्यकता है, तो आप इजीली अपने डोर स्टेप पे ही अपनी उस इंडस्ट्रीज़ को डेवलप कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या कहता है, पॉइंट क्या कहता है, प्रमोट्स इक्विटी। इक्विटी मतलब सबको समान रूप से इक्वल ट्रीट करवाना, इक्वलिटी लाना। कैसे? एसएसआई रिक्वायर्स लेस अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एज कम्पेयर टू बिग इंडस्ट्रीज। बिग इंडस्ट्रीज़ के कंपैरिजन में इस स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में आपको इन्वेस्टमेंट की कम आवश्यकता पड़ती है, विच डज नॉट कंसंट्रेट ऑन द पावर ऑफ इकोनॉमी इन फ्यू हैंड्स। देखो जनरली जब बिग इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनके अंदर जो कब्जा होता है वो क्या होता है, कुछ ही लोगों के हाथ में होता है। वो क्या करते हैं, पूरा का पूरा मार्केट कैप्चर करके रखती हैं। लेकिन जब जनरली स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ होती हैं तो वो क्या करेंगी, छोटे छोटे लेवल पे प्रोडक्शन करेंगी और मार्केट में माल बेचेंगी। तो कोई भी एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पूरे मार्केट पे कब्जा नहीं कर सकती है। तो इसके अंदर क्या है, जो पावर है वो क्या है, एक से ज़्यादा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में है। तो कोई भी एक इंडिविजुअल स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पूरे मार्केट का एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर सकती। तो इसमें क्या होती है, इक्वलिटी आती है, सबको समान रूप से चीज़ें दी जाती हैं। तो ये बोला गया, मोर ओवर एनीवन कैन स्टार्ट अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। कोई भी चाहे तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को ओपन कर सकता है कि बस इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए, 5 करोड़ का होना चाहिए। और यहीं बिग इंडस्ट्री देखी जाए तो हर किसी के लिए कोई बड़ी इंडस्ट्री सेटअप करना आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा चाहिए होता है और आपको लाइसेंस भी लेना पड़ सकता है। तो विच विल ब्रिंग एन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ इन द इकोनॉमी। क्योंकि सरकार क्या करती है, सबको ही आगे करती है कि हाँ, अगर आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्री डेवलप करना चाहते हो तो आप इजीली स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को डेवलप करो, हम आपका साथ देंगे। क्योंकि इसको क्या है, इसको ओपन करने में, इसको डेवलप करने में हमारे देश की भलाई है। तो इससे क्या होता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ अराइज होता है। आगे क्या बोला गया है, सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। देखो जनरली स्मॉल स्केल इंडस्ट्री खुलेंगी तो यहाँ पर क्या करते हैं, जो भी मटेरियल बनेगा तो ये क्या होता है, बिग इंडस्ट्रीज के लिए एज अ रॉ मटेरियल का काम करता है। तो बड़ी इंडस्ट्रीज़ के लिए भी क्या है, बेनिफिशियल है कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ बनाती हैं या जो भी मटेरियल प्रोड्यूस करती है तो वो एज अ रॉ मटेरियल बड़ी इंडस्ट्रीज़ के द्वारा यूज़ किया जा सकता है। तो बड़ी इंडस्ट्रीज़ को भी आसानी से मार्केट से रॉ मटेरियल मिल जाता है, ठीक है। इसी के साथ ही क्या होता है, हमारा फॉरेन ट्रेड पॉलिसी नया टॉपिक स्टार्ट होगा और यहाँ पर हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर या इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स और उससे आई हुई प्रॉब्लम्स और उनके सॉल्यूशन सारे कंप्लीट होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कौन सा, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड इंडिया वॉज अ प्राइम एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल। मतलब ब्रिटिशर्स के टाइम की बात की जा रही है। क्या बोला गया है, जो इंडिया था एक्सपोर्टर किस चीज़ का था, रॉ मटेरियल का था। कि इंडिया अपने देश से
रॉ मटेरियल देता था कहाँ पर, ब्रिटेन में, और ब्रिटेन में क्या होता था, वहाँ से फिनिश गुड्स बन के और इंडिया में वापस बेचे जाते थे। तो इंडिया क्या करता था, वहाँ से इम्पोर्ट करता था। फिर आगे क्या लिखा हुआ है, बट आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया के फॉरेन ट्रेड में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए। तो क्या लिखा हुआ है, इफ आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडियाज फॉरेन ट्रेड अंडरगो विद अ मैसिव चेंज, की इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ, बहुत ज़्यादा चेंजेस आए, किसमें, इंडिया की फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज़ में। फिर इसमें क्या बोला गया कि कौन कौन से चेंजेस आए, इन ऑर्डर टू बी सेल्फ सफिशिएंट, मतलब खुद के ऊपर डिपेंड होने के लिए इंडिया ने किस पॉलिसी को फॉलो किया, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। ये नाम याद रखना क्या है यहाँ पर, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का सिंपल सा मतलब क्या होता है कि जिन चीज़ों को हम दूसरे देशों से इंपोर्ट करते थे, अब वही चीज़ें हम कहाँ बनाएं, हमारे खुद के देश में उनको बनाया जाए, ताकि हमें वो चीज़ें वहाँ से इंपोर्ट नहीं करनी पड़े और हम हमारे देश के ऊपर डिपेंड हो सकें। ठीक है। फिर क्या लिखा, विच इज ऑल्सो नोन एज इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी। इस इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन को किस नाम से जाना जाता है, इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी। इसका ये दूसरा नाम भी याद कर लेना, अगर ये एग्जाम में पूछा जाता है तो ये भी कौन सी पॉलिसी है, ये दोनों वन एंड सेम थिंग, ये दोनों क्या है, एक ही नाम है। इनको बोला जाता है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन या इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी। क्या मतलब होता है इसका, कि जो चीज़ें हम दूसरे देशों से इंपोर्ट करते थे वही चीज़ें हम क्या करें, खुद के देश में बनाएं। ये लिखा भी हुआ है नेक्स्ट लाइन में, देखो इसकी डेफिनेशन भी दी हुई है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन रेफर्स टू द पॉलिसी ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ इंपोर्ट्स बाय डोमेस्टिक प्रोडक्शन। की जो इंपोर्ट था, इंपोर्ट को रिप्लेस करके हम क्या करें, इंपोर्ट्स ना करके हम उन चीज़ों का हमारी कंट्री के अंदर ही प्रोडक्शन करें। फिर क्या बोला गया, अकॉर्डिंग टू दिस पॉलिसी इंस्टेड ऑफ इंपोर्टिंग गुड्स फ्रॉम फॉरेन कंट्री डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज आर एनकरेज बाय गिविंग डिफरेंट इंसेंटिव्स टू प्रोड्यूस देम इन इंडिया। क्या बोला गया कि यहाँ पर बोला गया कि जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं उनको एनकरेज किया जाता है, कैसे, अलग अलग इंसेंटिव्स देके, इंसेंटिव्स मतलब बेनिफिट्स देके, ताकि वो क्या करें, आगे आएँ और हमारे देश के अंदर उन गुड्स को प्रोड्यूस करें। ठीक है, ताकि हमें क्या करना पड़े, वहाँ बाहर से दूसरे देशों से कोई भी चीज़ें इंपोर्ट नहीं करनी पड़े। इंस्टेड ऑफ इंपोर्टिंग गुड्स, की इंपोर्ट करने के बदले क्या किया जाए, उन्हीं डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को एनकरेज किया जाए, उनको बेनिफिट्स देके या उनको लालच देके कह सकते हो, कि ताकि वो जिन भी चीज़ों का प्रोडक्शन करना चाहते हैं वो हमारी कंट्री के अंदर ही उन चीज़ों का प्रोडक्शन किया जाए। और उसके लिए क्या किया गया, देखो डोमेस्टिक प्रोडक्शन को या डोमेस्टिक गुड्स के प्रोडक्शन को बचाने के लिए, या डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो हो रहा था उनको हमारे देश में यूज़ किया जाए ताकि हम इंपोर्ट नहीं कर सकें, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, दो रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए। क्या, एक तो टैरिफ लगा दिया, किस पे, टैक्स लगा दिया। टैक्स का मतलब क्या है, जैसे इंपोर्टेड गुड्स की जो भी चीज़ें आप इंपोर्ट करोगे उस पर आपको इंपोर्ट ड्यूटी देनी पड़ेगी, ज़्यादा टैक्सेस देने पड़ेंगे। जब टैक्स अगर आप ज़्यादा दोगे इंपोर्ट करते समय एक तो पैसा भी देना है, जो गुड्स का पैसा है उसके ऊपर आपको टैक्स भी देना है, तो वो चीज़ें वैसे ही महंगी हो जाती थी। तो सरकार ने क्या किया, उस पर टैक्स लगा दिया इंपोर्ट पे। तो लोगों ने क्या किया, महंगे के चक्कर में इंपोर्ट करना कम कर दिया। तो क्या बोला गया, टैक्स लेविड ऑन इंपोर्टेड गुड्स। टैक्स क्या कर, लेविड मतलब क्या होता है, इम्प्लाई कर दिया, लगा दिया। द गुड्स कैन बी इंपोर्टेड इन इंडिया आफ्टर पेइंग ह्यूज अमाउंट ऑफ टैक्स, कि जब भी आप इंडिया के अंदर गुड्स को इंपोर्ट करोगे आपको ज़्यादा अमाउंट ऑफ टैक्स भी पे करना पड़ेगा। इम्पोजिशन ऑफ टैक्स इंक्रीजेज द प्राइजेज ऑफ सच गुड्स विच ऑटोमेटिकली रिड्यूसेज इट्स डिमांड इन द मार्केट। की जो भी टैक्सेस इम्पोज किए गए जिससे उन गुड्स की क्या हो गई, प्राइस बढ़ गई या प्राइस ज़्यादा हो गई, जिससे क्या हुआ, ऑटोमेटिकली उनकी मार्केट के अंदर डिमांड कम हो गई। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, कोटा। कोटा का मतलब क्या होता है, लिमिट। एक लिमिट फिक्स कर दी गई सरकार के द्वारा, आप इस चीज़ को इससे ज़्यादा इंडिया के अंदर इंपोर्ट नहीं कर सकते। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कोई भी एक गुड्स ले लो और सरकार ने रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया कि आप 1 महीने के अंदर अंदर 1 किलो से ज़्यादा की चीज़ ये नहीं मंगा सकते। तो ये 1 किलो क्या है, कोटा है। एक रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, लिमिट फिक्स कर दी कि सरकार ने कि आपको ये कोटा दे दिया जाता है कि आप इससे ज़्यादा लिमिट से आप कोई भी माल नहीं मंगवा सकते। तो सरकार ने जब लिमिट्स फिक्स कर दी, एक तरीके से लोगों के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी कि वो क्या कर सकते हैं, इससे ज्यादा गुड्स मार्केट से या दूसरे देशों से नहीं मंगवा सकते। देखो क्या लिखा हुआ है, इट रेफर्स टू द गवर्नमेंट इम्पोज ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस। मतलब कोटा भी क्या है, एक तरीके से ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस लगाने ही हुए। दैट लिमिट्स द नंबर ऑफ monetary value or quotas refers to the fixing the maximum limit on imports of the commodity। देखो क्या लिखा हुआ है, quotas क्या होता है, quotas refers to
फिक्सिंग द मैक्सिमम लिमिट, की मैक्सिमम लिमिट फिक्स कर दी गई है। किस लिए, किस पे, कि जो आप इंपोर्ट करते हो आप उससे ज़्यादा इंपोर्ट नहीं कर सकते हो, उसकी जगह क्या करना पड़ेगा आपको, उन चीज़ों को डोमेस्टिक, मतलब आपको विद इन कंट्री उन गुड्स को प्रोड्यूस करना पड़ेगा। आ गई बात समझ में? आगे क्या लिखा हुआ है देखो, द tariff on imported goods fixation of quotas helps in restricting the level of imports। देखो जो ऊपर ये दो चीज़ें अपन ने पढ़ी, कौन कौन सी, एक तो टैरिफ और एक कोटा, इन दो चीज़ों से क्या हुआ, हाँ कुछ हद तक हमारे देश में इंपोर्ट में कमी आई, ठीक है। और ये चीज़ें गवर्नमेंट ने क्या की, इंपोर्ट कम करने के लिए इन चीज़ों को लाया गया गवर्नमेंट के द्वारा। फिर इससे क्या लिखा हुआ है, एज अ रिजल्ट, और इसका क्या रिजल्ट निकला, द डोमेस्टिक फर्म्स कुड एक्सपैंड विदाउट फियर ऑफ कंपटीशन फ्रॉम फॉरेन मार्केट। तो इससे क्या हुआ, हमारी डोमेस्टिक फर्म्स को बढ़ावा मिला, वो और आगे बढ़ने लगी, किसके कंपैरिजन में, फॉरेन मार्केट में, ठीक है। उनके फॉरेन मार्केट का कोई कंपटीशन था ही नहीं, क्यों, क्योंकि लोगों ने इंपोर्ट करना बंद कर दिया गया था। तो इंपोर्ट क्या होता था, हमारे इंडिया के अंदर कम होता था, जिससे हमें फॉरेन से ज़्यादा कंपटीशन नहीं मिल पाता था। तो ये सब किसके द्वारा किया गया, गवर्नमेंट के द्वारा किया गया। देखो जो ये इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन लाया गया, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा हमारी इकोनॉमी के ऊपर, इससे हमारी फॉरेन एक्सचेंज सेव हुई, क्योंकि जब हमें इंपोर्ट करना ही नहीं था तो पेमेंट भी नहीं देनी थी, जब पेमेंट नहीं देनी थी तो हमारी फॉरेन एक्सचेंज सेव हुई। और इससे क्या लिखा हुआ है, क्रिएटेड प्रोटेक्टेड मार्केट फॉर डोमेस्टिक प्रोड्यूसर, जो हमारे कंट्री के अंदर खुद के प्रोड्यूसर्स थे, खुद की कंट्री के अंदर जितने भी प्रोड्यूसर्स थे उनके लिए मार्केट आया, नया मार्केट क्रिएट हुआ, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, बिल्ड इंडस्ट्रियल सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर को भी बढ़ावा मिला हमारी कंट्री के अंदर, क्यों, क्योंकि लोगों ने क्या यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, हमारे डोमेस्टिक प्रोड्यूस गुड्स को यूज़ स्टार्ट कर दिया, क्यों, क्योंकि हमें इंपोर्ट करने दिया ही नहीं जाता था गवर्नमेंट के द्वारा। तो जब मजबूरी में हमें चीज़ें चाहिए होती थी, कहाँ से खरीदते थे, हमारे डोमेस्टिक गुड्स को ही खरीदा जाता था। और नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, इंक्रीजेज द डिमांड ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो इससे क्या हुई, हमारे डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स की भी डिमांड इंक्रीज हुई, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है, बैड इंपैक्ट्स ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, मतलब इसके क्या नेगेटिव इंपैक्ट्स हैं, रिस्ट्रिक्टेड ग्रोथ, मतलब हमें जब फॉरेन से किसी तरह का कोई कंपटीशन नहीं मिलता था तो यहाँ के लोग क्या है, ढंग से काम नहीं करते थे, क्यों, क्योंकि उनको पता था हम कोई भी चीज़ बनाए इंडिया के लोगों को तो खरीदनी यहीं से ही है। तो हमें जब तक कंपटीशन मिलता नहीं है तब तक हम क्या करते हैं, सही ढंग से काम नहीं करते, तो हमारी ग्रोथ नहीं हो पा रही थी, हमारी ग्रोथ में क्या हो गया था, रेस्ट्रिक्शंस लग गए थे। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, रिड्यूसेस एफिशिएंसी ऑफ डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स, मतलब अपन की प्रॉपर एफिशिएंसी के साथ वो काम नहीं करते थे, क्यों, क्योंकि जब कंपटीशन ही मार्केट के अंदर नहीं है, घूम फिर के लोगों को आना ही यहाँ पर है, तो जब कंपटीशन नहीं होगा तो काम करने में एफिशिएंसी भी नहीं आएगी, क्यों, क्योंकि उन्हें पता था हम जो भी चीज़ें बनाएं ये आएगा तो यहीं खरीदने, क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट क्या करती थी, डोमेस्टिक गुड्स को ज़्यादा प्रमोट कर रही थी एज कंपेयर टू फॉरेन गुड्स, तो इससे ये लोग अपनी मनमानी करने लग गए थे। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, क्रिएट्स लोकल मोनोपोली, देखो यहाँ पर क्या है, लोकल मोनोपोली क्रिएट हो गई, क्यों, क्योंकि लोगों के पास कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव या दूसरा ऑप्शन अवेलेबल नहीं था। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, कंपटीशन भी नहीं था, जिसकी वजह से न ज़्यादा लैक ऑफ डेवलपमेंट और मॉडर्नाइजेशन की प्रॉब्लम अराइज हो रही थी, ठीक है। कैसे, क्योंकि जब तक कंपटीशन नहीं आएगा तो हमें टेक्नोलॉजी का पता नहीं पड़ेगा, हो सकता है अगर कंपटीशन होता तो बाहर कोई नई टेक्नोलॉजी आती तो हमसे वो बेटर प्रोडक्ट बनाते और उनकी देखा देखी में हम भी क्या करते हो, कोई नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते। तो जब कंपटीशन ही नहीं बचा तो मॉडर्नाइजेशन भी हमारी इकोनॉमी के अंदर नहीं आ पाएगा और ना ही प्रॉपर डेवलपमेंट हो पाएगा। फिर आगे क्या लिखा हुआ है, क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट 1950 टू 1990। देखो अब इतना सब कुछ हमने पढ़ लिया, अब इंडस्ट्रियल सेक्टर की कौन कौन सी ऐसी अचीवमेंट्स हैं जो आपको इस चैप्टर के अंदर हाईलाइट हुई हैं इंडिया के इंडस्ट्रियल सेक्टर में, तो वो चीज़ें हम अभी पढ़ेंगे। कौन कौन सी हैं कि इंडस्ट्रियल सेक्टर आने के बाद जो हमारी कंट्री की जीडीपी थी वो क्या हो गई, बढ़ गई, कहाँ से, 11.8% से 24.6% पे, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर बिकम वेल डाइवर्सिफाइड इन 1990 लार्जली ड्यू टू द पब्लिक सेक्टर, की पब्लिक सेक्टर के आने के बाद हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर को ज़्यादा बढ़ावा मिला और वेल डाइवर्सिफाई मतलब जगह जगह फैल चुकी थी, ठीक है, कब, 1990 के टाइम पे। फिर प्रमोशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वर गिव अपॉर्चुनिटीज टू पीपल विद स्मॉल कैपिटल टू गेट इनटू द बिजनेस, मतलब स्मॉल स्केल जो इंडस्ट्रीज ने, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को जो बढ़ावा दिया गया गवर्नमेंट के द्वारा, इससे बेनिफिट किसको हुआ, लोगों को हुआ कि जो भी अपना बिजनेस खोलना चाहता है वो खोल सकता है, कम ही इन्वेस्टमेंट करके वो अपनी अपनी खुद की इंडस्ट्रीज डेवलप
कर सकता है, लोगों के पास मौके आए। किसकी मदद से? सरकार की मदद से। क्यों? क्योंकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को यहाँ बढ़ावा दिया जा रहा था सरकार के द्वारा। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है? प्रोटेक्शन ऑफ फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन थ्रू इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। सरकार क्या लेके आई थी? इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन लेके आई थी, जिससे हमें फॉरेन से किसी भी तरह के कंपटीशन फेस नहीं करना पड़ रहा था। और क्या हो रहा था? हमारी इंडिजीनियस बैंक इंडस्ट्रीज थी जो, उनको क्या किया जा रहा था? उनको आगे लाया जा रहा था ताकि वो हमारी कंट्री की इकोनॉमी को और आगे बढ़ा सकें। तो हमारी इंडिजीनियस, हमारी यहाँ की जो लोकल इंडस्ट्रीज हैं वो भी क्या होने लगी? डेवलप होने लगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? लाइसेंसिंग पॉलिसी हेल्प द गवर्नमेंट टू मॉनिटर एंड कंट्रोल द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। की जो लाइसेंसिंग पॉलिसी लाई गई, इससे क्या हुआ? गवर्नमेंट को मदद मिली। ये पता पड़ने लगा सरकार को, या ये चीज़ें पर सामने आई गवर्नमेंट की, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हमारे देश के अंदर चल रही हैं। क्यों? क्योंकि जब भी इंडस्ट्रीज को ओपन होना होता था, सबसे पहले परमिशन किसकी लेनी पड़ती थी? गवर्नमेंट की। तो गवर्नमेंट को क्या होती थी? उनकी जानकारी मिल जाती थी कि हमें किस चीज़ की और ज़्यादा नीड है और कौन सी चीज़ें हम फुलफिल कर चुके हैं। और नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? लास्ट पॉइंट इस चैप्टर का, पब्लिक सेक्टर मेड अ रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन बाय क्रिएटिंग अ स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस। कि पब्लिक सेक्टर ने क्या किया? अपना एक रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन, मतलब कंट्रीब्यूट किया किस चीज़ में? हमारे देश के अंदर इंडस्ट्रियल बेस को तैयार करने के लिए, इंडस्ट्रीज की नींव ढालने के लिए। डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रमोटिंग डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरियाज। कि इंडस्ट्रीज के आने के साथ साथ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से हमारी कंट्री के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप हुआ और इससे हमारे बैकवर्ड एरियाज में भी डेवलपमेंट हुआ, या बैकवर्ड एरियाज को प्रमोट किया गया, इंडस्ट्रीज को प्रमोट किया गया ताकि वो बैकवर्ड एरियाज में क्या कर सकें? इंडस्ट्रीज को डेवलप कर सकें। ठीक है, तो ये क्या था हमारा क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ इंडस्ट्रीज या इंडस्ट्रियल सेक्टर। इसी के साथ ही हमारा ये सेकंड चैप्टर भी खत्म होता है। देखो, जनरली कुछ रिफ्रेशर्स में आपको 2 अलग अलग चैप्टर्स मिलेंगे, जिसमें प्रॉब्लम्स अलग चैप्टर में दी हुई हैं और उन पे रिफॉर्म्स अलग चैप्टर में दिए हुए हैं। हमने यहाँ पर दोनों चैप्टर्स को ही एक साथ कंसिडर कर लिया है। ठीक है बच्चों, इसी के साथ ही हमारा ये चैप्टर भी यहाँ खत्म होता है। अगला चैप्टर 1-2 दिन के अंदर अंदर आपके लिए वीडियोस मिल जाएंगी, आप जनरली उसमें देख सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय स्टूडेंट्स। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, आप मुझसे कमेंट बॉक्स पे लिख के अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं। टिल देन, गुड बाय स्टूडेंट्स।